तो हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, 5 एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, दूसरी हम देखेंगे आर्कटिक काउंसिल, फिर बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, फिर बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, एंड लास्ट में कीमो, जो कि लोकल बॉडीज एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक है। तो उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो ये 5 बॉडीज पर आज हमारी फोकस होगी। तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं और जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी में आपको फ्री क्लासेस भी मिलते हैं और कुछ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। अनअकैडमी में अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। एंड ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी की। यहाँ पर आके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपको बता दूं, मेरी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। एनवायरमेंट, स्टैटिक, करंट, सारी चीजें कवर्ड हैं। तो वो सारी आपको मिल जाएंगी, आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप देखें तो अकेडमी में यूपीएससी सीएससी में 16,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं तो प्लस और आइकनिक दो प्रकार की सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट अगर आप देखें तो आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 यानी 10% ऑफ के बाद आपको 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट होती है 64,800 रुपए। वही दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 इसकी 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो आइकनिक में आपको एक मेंटर भी मिलते हैं और टेस्ट एनालिसिस मेंस की भी मिलती है, जिसमें आप देखें तो आपको इवैल्यूएशन भी मिलता है और फीडबैक भी मिलती है। प्लस में अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इसके सिवा दोस्तों, मेंस का रिजल्ट आ गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने दी लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जितने भी एलिजिबल एस्पिरेंट्स हैं वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि इस बार मेंस क्लियर किए हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, वो सब इसके लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट माइल प्रोग्राम में कवर किया जाएगा। तो बहुत ही वैल्यूएबल इंटरव्यू पैनल है, मेंटर्स हैं, एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं, साथ ही साथ लीडिंग एजुकेटर्स हैं जो कि इस पैनल के मेंबर्स होंगे आपके इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठने वाले हैं। तो मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, अकेडमी पाथफाइंडर, इम्पल्स मार्च, राइज मार्च, ये सारी मिल रही हैं। और बहुत सारे नए बैचेस 24 मार्च यानी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको देखें और इन सभी से बेनिफिट लें। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो नाउ इज दी टाइम। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट है 28 मार्च को सुबह 11 बजे से अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाली है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनलॉक करें। तो दोस्तों, जो पहली बॉडी है आज की वो है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ये 2010 में लॉन्च की गई थी एज अ थिंक टैंक बॉडी बाई कोरियन प्रेसिडेंट ली म्यूंग बाक। उसके बाद हुआ क्या कि 2012 में Rio+20 समिट होती है एंड रियो डिक्लेरेशन की 20 साल होते हैं, Rio+20 मनाई जाती है। तो उसमें इस इंस्टीट्यूट को, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट को, इंटरनेशनल ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। बोले थिंक टैंक नहीं, अब ये ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो अगर आप नाम में देखें तो इसमें है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का क्या मतलब है कि भाई सिंपल शब्दों में बोलूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसी डेवलपमेंट जिसमें आप अगर देखो तो एक एस्पेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, एक सोशल भी है और एनवायरमेंटल भी है। जब तीनों मिल जाए तो क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है, तीनों एस्पेक्ट्स को फोकस किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हो, सोशल इंक्लूजन भी हो, तब जाके ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो बॉडी है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्पस यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर किया जाए दुनिया को। तो कैसे करेंगे? तो इसके 3 मेजर तरीके आउटकम्स हैं जो चाहेगी। पहला, ग्रीन ग्रोथ के प्लान्स बनाए जाएं। प्लान बनाओगे तो क्या करोगे? रिसर्च चाहिए। तो दूसरा क्या है? ये प्लान बनाने के लिए पॉलिसी मेकर्स को रिसर्च करने के लिए फैसिलिटेट करें, उनको ऐसा मौका दें जहां पे वो रिसर्च कर सकें और ये ग्रीन ग्रोथ के प्लान्स बना सकें। तीसरा, आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना बहुत जरूरी, सरकार अकेले चाहे तो नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट करें, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन में। जो ग्रीन ग्रोथ प्लान्स आप बना रहे हो नेशनल लेवल पे, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हाथ पकड़ने कहें और वो भी इसको इंप्लीमेंट करें। तो ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट अगर आप देखें तो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, काम करती है। इंडिया पे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल पे काम कर चुकी है। किस उद्देश्य से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ, तीनों को फोकस करते हुए। दूसरी बॉडी दोस्तों कीमो, लोकल अथॉरिटीज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो नाम में क्या है? लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज यानी म्युनिसिपल बॉडीज, इन सब टाइप की बॉडीज हैं। तो कीमो अगर आप देखो तो 1990 अगस्त में बनाई गई थी। सिर्फ 4 म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मिलकर बनाए थे इसको, कीमो। अब क्या हो गया? तो अब इसको बहुत ग्रो हो गए हैं, अब 70 से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं, जो कि स्प्रेड ओवर कहां पे है?
तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है इसके मेंबर्स हैं। तो आप देखोगे तो बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, यूके है। तो बेल्जियम, डेनमार्क, यहाँ पे फेरो आइलैंड्स भी है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, और साथ साथ आप देखो तो यूनाइटेड किंगडम भी है। तो कीमो का पर्पस क्या है? तो जाहिर सी बात है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है तो समुद्री इलाका है, तो समुद्र में कोस्टल कम्युनिटीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर कराएं। तो समुद्र के बारे में फोकस्ड है। तो क्या करती है कि जो सी की पोल्यूशन है उसको क्या किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, कम किया जाए। दूसरा, जो कोस्टल कम्युनिटीज इन समुद्र के किनारे रहते हैं, यानी शहर बसे हुए हैं बड़े बड़े, तो वहां पे पोल्यूशन कम से कम हो और उनके द्वारा समुद्र में डंपिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या हो, कम से कम हो। तो क्लाइमेट चेंज से जो सी लेवल राइज है उससे भी ये लड़ने में सक्षम हो। तो ये भी इनका काम है। और तीसरा, यहाँ पे बहुत सारी जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनको जब इन्वायरमेंटल समिट्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज पे, तो इनकी वॉइस नहीं होती उतनी ज्यादा। तो ये 70 के 70 मेंबर्स एक साथ जुड़ते हैं और अपनी वॉइस को सिंक्रोनाइज करके एक साथ भारी आवाज में दुनिया के सामने अपनी आवाज रख पाते हैं। तो ये इनकी 3 उद्देश्य जो आपको मैंने बता दिए। याद रखिएगा, कीमो नाम में ही है लोकल अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज का ही इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जोड़ के। किस पे फोकस्ड है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो ये फैरो आइलैंड याद रखिएगा, अभी फिर काम आने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये अगर आप देखें तो पर्पस इसकी जो व्हेलिंग होती है, व्हेल हंटिंग जो होती है, उसको रेगुलेट करना। अब इसको बहुत पहले बनाया गया था, 2 दिसंबर 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। पर्पस क्या है? जो व्हेल स्टॉक्स है उनकी कंजर्वेशन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर व्हेल को आप ज्यादा मारोगे तो वो कुछ टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कंजर्व करना है तो कैसे करोगे? ये एक लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, व्हेलिंग इंडस्ट्री है। व्हेल का बहुत सारा उपयोग होता है, उसके ब्लबर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लबर यानी उसका जो लेयर होता है फैट वाला, उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे ऑयल बनाया जाता है, उसके बोन से फॉस्फोरस मिलता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूज करती है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं। तो इसलिए इस व्हेलिंग को कुछ ऐसे मैनेज करो कि सस्टेनेबल बना रहे, यही इसका उद्देश्य है। तो व्हेल स्टॉक्स को कंजर्व करना है एंड इस इंडस्ट्री को भी सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कराना है। तो इसमें एक लीगली बाइंडिंग शेड्यूल है। शेड्यूल की खासियत क्या है कि जब भी मेंबर्स बैठेंगे ये शेड्यूल में बदलाव हेरफेर कर सकते हैं हर मीटिंग के साथ एक स्वर में, अगर वो लोग चाहें। तो इसमें कुछ लीगली बाइंडिंग यानी क्या है कि नहीं फॉलो करोगे तो आप इस कमीशन के उल्लंघन में चले जाओगे। तो लीगली बाइंडिंग शेड्यूल्स हैं जिसमें कैच लिमिट्स तय किए गए हैं कि इतने ब्लू व्हेल यूनिट्स होते हैं, इस ये यूनिट का नाम है ब्लू व्हेल यूनिट, इससे ज्यादा व्हेल नहीं मारोगे, फलाना ब्लू व्हेल यूनिट। अब ये कैच लिमिट्स स्पीशीज के अनुसार तय किया गया है कि ये वाला हैमर हेड व्हेल है, इसकी इतनी ही हंटिंग होगी इस इलाके में। तो स्पीशीज भी है, एरिया भी है, दोनों मिलके कैच लिमिट्स तय करवाए जाते हैं। इसके द्वारा, इसके सिवा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने कुछ व्हेल सेंचुरीज बनाए हैं कि इन इलाकों में व्हेल्स ड्विंडल कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो व्हेल की हंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके सिवा जो काव्स हैं, व्हेल जो छोटे बच्चे हैं उनके, अगर वो फीमेल्स के साथ कंपनी कर रहे हैं तो फीमेल्स को भी नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो व्हेल को बड़े करने में, ग्रो करने में थोड़ा टाइम चाहिए, अदरवाइज वो काव भी सरवाइव नहीं करेगा। तो काव्स की प्रोटेक्शन, काव्स की हंटिंग अलाउड नहीं है। अगर फीमेल का काफ है तो उसकी भी हंटिंग अलाउड नहीं है। इसके सिवा कुछ हंटिंग मेथड्स है जिनको भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। तो इसमें अगर आप देखिए तो कनाडा, जितने भी मेंबर्स ग्रीन में आप देख रहे हो वो इसके मेंबर्स अब नहीं रहे, तो कनाडा नहीं है। रिसेंटली जापान अगर आप देखो तो 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से निकल गई है और इसने भी अपना हंटिंग शुरू कर दिया है। वैसे ही फिलीपींस भी आप देखो तो निकल चुकी है। इजिप्ट भी यहां पर आप देखो तो निकल चुकी है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से। तो ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा न्यूज में रहता है। नेक्स्ट अगर आप देखो अगली बॉडी है आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल अगर देखें तो न्यूज में है क्योंकि इंडिया को रिसेंटली वापस से ऑब्जर्वर इलेक्ट कर लिया गया है, री इलेक्ट हुई है इंडिया एज एन ऑब्जर्वर टू आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल आप देखो तो ये 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप देखो तो ये सारे 8 आर्कटिक स्टेट्स ओटावा डिक्लेरेशन साइन करते हैं 1996 में, और उसी का आउटकम होती है आर्कटिक काउंसिल। ये कोई फॉर्मल ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी नहीं है, थोड़ी सी इनफॉर्मल है। आप अगर देखो तो ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ही इन लोगों ने अपनी स्थापना कर ली है। कौन कौन से देश हैं? तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो कनाडा है,
फिर आप देखोगे तो डेनमार्क है, फिर आप देखोगे तो इसी रीजन में देखो डेनमार्क, जब देखोगे तो डेनमार्क की ही आप उसी के अंडर कंट्रोल में आती है ग्रीनलैंड भी, और यहाँ पे फैरो आइलैंड है वो भी। तो डेनमार्क है इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड एंड दी फैरो आइलैंड। फिर यहाँ पे देखो तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी है। फिर यहाँ पे देखो तो आइसलैंड वो भी है, फिर रशिया है, और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी, क्योंकि ये अलास्का वाला रीजन भी आर्कटिक रीजन में आता है। तो वो सारे देश जो कि मेजरली आर्कटिक रीजन में आते हैं वो क्या है, इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और बाकी मेंबर्स क्या है, इंडिया, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग क्या है, ये लोग ऑब्जर्वर्स। तो आप अगर देखें तो इसका जो उद्देश्य है आर्कटिक काउंसिल का, तो इसमें जो पर्पस है कि जितनी भी आर्कटिक रीजन को लेके जितनी भी इश्यूज होती हैं, फिर वो चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात हो, पीसफुल एंड सस्टेनेबल यूज की बात हो वहां के रिसोर्सेज की, तो उनमें ये कंट्रीज अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल में सिर्फ ये 8 देश ही नहीं है, इसके सिवा आप देखो तो 6 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिजिनस पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसका मेंबर है। तो क्या मतलब हुआ, इंडिजिनस पीपल, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल एजेंसीज हैं, यहाँ पे सैमोयड्स रहते हैं, इन्यूट्स रहते हैं, लाप्स रहते हैं, तो ढेर सारे ट्राइब्स रहते हैं, यहाँ पे एस्किमोज रहते हैं। तो ये सारे ट्राइब्स की भी व्यू पॉइंट यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल में रखी जाती है। तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली 6 इंडिजिनस पीपल की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। इंडिया का भी आर्कटिक रीजन से अच्छा खासा रिश्ता है। तो हिमाद्री अगर आप देखो तो इंडिया का एकमात्र रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन में, 2008 में इसको खोला गया था। इंडिया और नॉर्वे का जॉइंट प्रोग्राम भी है फॉर रिसर्च कोऑपरेशन, तो नॉर्वेजियन प्रोग्राम फॉर रिसर्च कोऑपरेशन विद इंडिया, इंडनॉर है। इसके सिवा आप देखो तो इंडिया यहाँ पे आर्कटिक रीजन में ही देखो तो इंड आर्क अगर देखो तो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मूर्ड ऑब्जर्वेटरी है। मूर्ड यानी बोट को कैसे आपने देखा है किनारे के सामने बांधा जाता है, कुछ वैसे ही जमीन से बांध दिया गया है। तो ऐसे एक ऑब्जर्वेटरी है, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है जो रिसर्च सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये फ्लोर से बंधी हुई है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देखो तो दिस इज इंडार्क 2 जिसको बांध दिया गया है। तो ये फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी है, कहां पे, आर्कटिक रीजन में। तो इसका पर्पस क्या है, आर्कटिक क्लाइमेट को पढ़ना, समझना, और उसी के द्वारा आप मॉनसून में आर्कटिक का क्या इंफ्लुएंस है उसे समझ पाते। इसके सिवा ध्यान रखिएगा आर्कटिक काउंसिल में इंडिया क्या है, बस ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। और जितने भी डिसीजंस होते हैं आर्कटिक काउंसिल में वो कंसेंसस बेस्ड है। परमानेंट मेंबर्स क्या है, साथ में सभी परमानेंट मेंबर्स को कन्विंस करना होता है तो ही वो डिसीजन पास होती है। इसके सिवा आर्कटिक काउंसिल ऐसा कहीं नहीं कहती कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है इसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा कहीं नहीं है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये तैयार है, ऐसा नहीं कि मना करती है। इंडिया 2013 में इसकी मेंबर बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कटिक काउंसिल। 2013 में इंडिया इसकी ऑब्जर्वर फर्स्ट टाइम बनी थी और उसके बाद से रीइलेक्ट होती रहती है। तो 2013 में बनी थी, 14-15 में यूपीएससी ने पूछा भी है इस पे प्रीलिम्स में सवाल। नेक्स्ट दोस्तों है बायोकार्बन फंड। नाम से ही पता चलता है फंड है तो कुछ पैसों की बात होगी। तो बायोकार्बन फंड का पूरा नाम है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। मतलब क्या हुआ कि भाई जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है, जंगल है, उसको कैसे मैनेज किया जाए सस्टेनेबल तरीके से, उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2013 से ये फंड चालू है, बायोकार्बन फंड। इसमें जो कंट्रीज हैं, जो डोनर्स है, जो पैसे दे रहे हैं, 335 मिलियन पैसे इन लोगों ने दिए हैं। किस किस ने, तो जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो यूरोप के कंट्री है और यूएसए एक नॉन यूरोपियन कंट्री है। तो ये लोग पैसे देते हैं किस लिए, फॉरेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए। सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, रादर एग्रीकल्चर को भी। तो अगर आप देखें तो 2013 से ऑपरेशनल है। पर्पस क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लैंड सेक्टर स्पेशली फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर से कम हो। तो क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले फॉरेस्ट की जो डिग्रेडेशन हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज में वो रोकी जाए, तो उसके लिए पैसे दिए जाए। नेक्स्ट अगर आप देखो तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करवाया जाए। होता क्या है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, लीज डेवलप्ड कंट्रीज में झूम कल्टीवेशन होती है, जंगल काटते हैं। जब जंगल काटते हैं तो उस दौरान जंगल जलेगी तो वो क्या करेगी, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। उसके बाद खेती करोगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज करेगा। तो इस दौरान क्या होगा, नेट कार्बन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो वो सबको कैसे बदलाव लाया जाए, कैसे पैसे दिए जाए कि वो चीज ना हो, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इसका इंपॉर्टेंट फोकस है। इसके सिवा जो लैंड यूज प्लानिंग है उसके लिए कैसी पॉलिसीज बनाई जाए, क्या प्रैक्टिसेस डेवलप करवाई जाए, उसको भी प्रमोट किया जाए, उसको भी पैसे दिए जाए। तो इसी बायोकार्बन फंड का काम है उनको भी पैसे
देना। तो बायो कार्बन फंड अगर आप देखो तो क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ऑपरेट होती है। ये फाइनेंस अगर आप देखो तो किस लिए लाती है, तो फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए बायो कार्बन फंड पैसे लाती है। तो यही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर जानिए, इनको जरूर समझिए, ये बहुत जरूरी है। एंड आई होप ये पांच के पांच बॉडीज आज के आपको क्लियर हो गए। तो कल वापस नए 5 बॉडीज लेके आएंगे। एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, पाथफाइंडर चैनल सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है मंडे टू सैटरडे 12:30 PM, आप देख सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर दिन अलग अलग टॉपिक कवर किया जाता है। एक्साइटिंग प्राइजेस हैं। अनलॉक करें KC10 कोड से। फर्स्ट थर्ड रैंक को 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी की। 4 to 5th रैंक को 500 रुपीज की अमेजन गिफ्ट वाउचर्स हैं। और 6 to 10th रैंक को 200 रुपीज की अमेजन वाउचर्स हैं। तो जब भी आए यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे से एक कॉल दूर रहेंगे। आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।